Hi, this is Abhishek Mishra and you are watching Abhishek Mishra's classes. Don't forget to subscribe my channel and press the bell icon so you get notifications as soon as a new video is uploaded. नमस्कार, आज हम नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ क्लास 9 ज्योग्राफी सीबीएसई चैप्टर 5 इस पर एक समराइज वे में इस चैप्टर को समझने की कोशिश हम करेंगे कि आखिर इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है, समझना क्या है, ये सारी की सारी चीजों को इस टॉपिक में या इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हम उनमें देखेंगे। तो पहला तो इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर है, देन 3 फैक्टर्स जो कि बायोडाइवर्सिटी के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं, दैट इज रिलीफ, क्लाइमेट एंड इकोसिस्टम। फिर व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। फिर हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन को देखने की कोशिश करेंगे और इतना ही नहीं, यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो 5 टाइप्स के डिफरेंट वेजिटेशन हमें दिख रहे हैं, क्या ये हमारे देश में पाए भी जाते हैं, और पाए जाते हैं तो कहाँ। Then we will study about wildlife. Then we will study about conservation of flora and fauna and what are the steps that the government is taking, that we will also study in this chapter. Now, if we go through the data जो हमारे पास है, हमारे बुक में है, हमारे गवर्नमेंट ने अवेलेबल कराया है, इंडिया जो है वह 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज में आता है। वन ऑफ द 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज, इंडिया ऑक्युपाइज 10th place in world with about 47,000 plant species and fourth in Asia in plant diversity. Similarly, nearly 15,000 flowering plants in India constitute 6% in the world's total number of flowering plant. और हमारे पास लगभग 90,000 species of animal as well as a rich variety of fish in its fresh water also and in मराइन वाटर ऑल्सो। हमारी नदियों में, हमारे समुद्र का जो जल क्षेत्र है, वहां लगभग हमारे पास बहुत सारी मछलियां हैं। 90,000 से भी ज्यादा हमारे पास जानवरों की स्पीसीज हैं जो कि हमारे देश में पाए जाते हैं। इसके अलावा अ प्लांट कम्युनिटी विच हैज ग्रोन नेचुरली विदाउट ह्यूमन एड, हम इसे नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं। यानी अगर किसी भी तरह का ह्यूमन इंटरफेरेंस ना हुआ हो, खुद ब खुद अगर कोई जंगल उठ रहा हो, खुद ब खुद एक जंगल तैयार हुआ या कोई वेजिटेशन तैयार हुआ, तो हम उसे नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं। इसी तरह करके अगर किसी नेचुरल वेजिटेशन में किसी भी ह्यूमन इंटरफेरेंस कभी ना हुआ हो, दैट हैज बीन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड by humans for a very long time or from the very beginning, हम उस तरह के वेजिटेशन को वर्जिन वेजिटेशन कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज फ्लोरा। इसका मतलब होता है कि इसका हम जो शब्द फ्लोरा यूज करते हैं, ये बेसिकली प्लांट ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन के लिए यूज करते हैं, जबकि जो फोना है वो स्पीसीज एनिमल ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन और अ पीरियड, हम उसको यूज कर रहे होते हैं। फ्लोरा और फोना किंगडम ये दोनों मिलकर बायोडाइवर्सिटी को पूरी तरह से कंप्लीट करते हैं। किसी भी पर्टिकुलर रीजन, किसी भी पर्टिकुलर पीरियड में अगर हम फ्लोरा और फौना दोनों को मिलाकर बात करें तो हम उस जगह की बायोडाइवर्सिटी को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। नाउ there may be two questions that may be in your mind. One is, all these points that are given there is important for your understanding, for your study, for making notes, जो कि आपके इस चैप्टर के नोट्स होंगे, वो सारे के सारे पूरी एनसीईआरटी का ये समराइज फॉर्म में नोट्स हैं। आपको इसको नोट कर लेने के बाद कुछ भी आपको समझने, पढ़ने की और किताब खोलने की तो जरूरत ही नहीं होगी। लास्ट मिनट जो नोट्स बनते हैं उस तरह का ये नोट है। नाउ, रिलीफ, क्लाइमेट एंड इकोसिस्टम, ये तीनों फैक्टर्स हैं जो बायोडाइवर्सिटी के बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स में जोड़े जाते हैं। फर्स्ट वर्ड इज रिलीफ। अगर हम रिलीफ की बात करें तो रिलीफ में हमारे दो वर्ड आते हैं, एक को कहते हैं लैंड, अनदर वन इज जिसको हम कहते हैं सॉइल। लैंड और सॉइल की अगर हम बात कर रहे होते हैं तो लैंड हमारा क्या है? लैंड इज द नेचर ऑफ लैंड इन्फ्लुएंसेस द टाइप ऑफ वेजिटेशन। Fertile land supports agriculture while unadulting and rough terrains have grassland and woodland which gives shelter to a variety of wildlife. अगर कोई जमीन है जो बड़ा फर्टाइल है तो वहां दूसरे तरह के पेड़ पौधे, जीव जंतु मिलेंगे। अगर कोई रफ टेराइन है तो आप वहां पर देखोगे उस जगह पर ग्रासलैंड होंगे, वुडलैंड होंगे, और वो अलग तरह के जानवरों को और अलग तरह के ग्रासलैंड को, अलग तरह के फौना को, फ्लोरा को, सबको मौका देते हैं डेवलप होने का। द नेक्स्ट वर्ड इज सॉइल। डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल प्रोवाइड
basis for डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन। द सैंडी सॉइल अगर है तो वहां पर डेजर्ट जो है वो कैक्टस को, थ्रोनी बुशेस को, वाइल अगर उसी की जगह पर अगर कोई गीली जगह है, वेट है, तो वहां मार्शी लैंड, डेल्टिक सॉइल जो है वो मैनग्रूव्स को सपोर्ट करती है। जैसे कि हम सुंदरबन का डेल्टा है, वहां पर डेल्टिक सॉइल जो है वो सुंदरबन दुनिया के सबसे बड़े मैनग्रूव्स हैं उनको हेल्प करता है। उसी तरह करके डेल्टिक वेजिटेशंस को ग्रो करता है। सिमिलर इज द हिल स्लोप्स, जहां पर बहुत सारे जो है कॉनिकल ट्रीज आपको मिलेंगे। फिर उसके बाद से अगर हम अगले स्लाइड को देखें तो हमारा वर्ड आता है क्लाइमेट। क्लाइमेट में हमारे पास थ्री वर्ड्स हैं, एक है टेम्परेचर, एक है सनलाइट, एक है प्रिसिपिटेशन दैट इज रेन्स। अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो किसी भी एरिया में किस तरह का टेम्परेचर है वो डिटरमिन करता है वहां कितनी उस जगह के टेम्परेचर को जो है उसके साथ साथ ह्यूमिडिटी कितनी एयर में है, कितना बारिश हो रहा है, सॉयल की फर्टिलिटी कैसे है, इस पर भी डिपेंड करता है किसी भी एरिया का वेजिटेशन। अगर लगातार हम सनलाइट की बात करें तो कितनी लगातार सनलाइट मिल रही होती है उस पर भी डिपेंड करता है कि किसी एरिया का वेजिटेशन कैसा होगा, वहां पर जो है फौना कैसे होंगे। आप लैटिट्यूड पर चले जाओ, एल्टीट्यूड पे चले जाओ, सीजन को देखो, ड्यूरेशन ऑफ द डे, इन सब चीजों के ऊपर सनलाइट डिपेंड करता है, सनलाइट पर डिपेंड करता है। सिमिलरली वर्ड इज प्रिसिपिटेशन यानी बारिश। अगर बारिश की बात करें तो किसी भी एरिया में जहां पर बहुत ज्यादा बारिश होती है वहां आप बहुत अलग अलग तरह के वेजिटेशन को, अलग तरह के फौना को पाएंगे। और जहां पर लेस रेनफॉल है वहां के फ्लोरा और फौना आपको एकदम अलग मिलेंगे। आप ऐसे भी देखो, ऑलमोस्ट द एंटायर रेनफॉल जो हम ऑलरेडी चैप्टर 4 का हम क्लाइमेट में देख चुके हैं, वहां ब्रॉट इन बाय एडवांसिंग साउथ वेस्ट मानसून दैट इज जून टू सितंबर एंड रिट्रीटिंग नॉर्थ ईस्ट मानसून के थ्रू जो है ये सारा का सारा हम पा रहे होते हैं। अगला जो हमारे पास है वह टेम्परेचर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेजिटेशन या जोन की हम बात करें तो हमारे पास ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट और अल्पाइन तरह के हैं। अगर ट्रॉपिकल जोन है तो वहां 24 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होगा। और मिनिमम टेम्परेचर अगर हम बात करें या मीन टेम्परेचर की हम बात करें जनवरी में तो 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास आसपास होता है। वहां बर्फ और ये सब किस तरह का कुछ नहीं मिलेगा। सब ट्रॉपिकल रीजन 17 से 24 डिग्री का ये मीन एनुअल एवरेज टेम्परेचर है। और उसी तरह करके 10 डिग्री सेल्सियस से 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। हल्का फ्रॉस्ट मिल जाएगा आपको। टेम्परेट जोन में जाएंगे तो 7 टू 17 डिग्री का मीन एनुअल एवरेज टेम्परेचर मिलेगा आपको इंडिया में। और ये जो है टेम्परेचर आपके जून से जुलाई के बीच का है या पूरे साल का है। और अगर मीन टेम्परेचर जो मिनिमम मीन टेम्परेचर जनवरी का है वो 1 डिग्री माइनस से लेकर के -10 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। सम हाउ सम टाइम फ्रॉस्ट और काफी ज्यादा हो सकती है हल्की फुल्की बारिश भी हो। अल्पाइन रीजन में जो कि बिलो 7 डिग्री सेल्सियस है, बिलो -1 डिग्री सेल्सियस है, आप वहां पर बहुत सारा स्नो भी पाएंगे। नेक्स्ट वन जो हमारे पास वर्ड है हम उसे इकोसिस्टम कहते हैं। इकोसिस्टम, ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल इन एन एरिया आर इंटरडिपेंडेंट, इंटररिलेटेड टू ईच अदर इन देयर फिजिकल इन्वायरमेंट, दस फॉर्मिंग एन इकोसिस्टम। जितने भी पेड़ पौधे हैं, जितने भी जानवर हैं, वो एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं और इसलिए एक फिजिकल इन्वायरमेंट को वो क्रिएट करते हैं। एक very large ecosystem on land having distinct type of vegetation and animal life is called biome। एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है लैंड पर जिसका वेजिटेशन एकदम अलग तरह का है, एनिमल लाइफ अलग तरह की है, हम उसे बायोम कहते हैं। जंगल के इंपॉर्टेंस क्या है अगर हम देखें तो दीज आर रीन्यूएबल रिसोर्सेज एंड प्ले अ मेजर रोल इन एनहांसिंग द क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट। जंगल जो है वो इन्वायरमेंट की स्टैंडर्ड को, क्वालिटी को, एयर को प्यूरिफाई करके और ज्यादा अच्छा करता है। बारिश उस एरिया में बहुत ज्यादा होती है, अच्छी बारिश होती है। दे मॉडिफाई ऑल्सो लोकल क्लाइमेट, कंट्रोल सॉइल इरोजन, रेगुलेट स्ट्रीम फ्लो, सपोर्ट वेराइटी ऑफ इंडस्ट्रीज, प्रोवाइड लाइवलीहुड फॉर मेनी कम्युनिटीज। आप कम्युनिटीज की बात करें तो आप इस साल जो है क्लास 9th में आप क्लास 8 में भी हिस्ट्री के बुक में पढ़े होंगे, बहुत सारे ऐसे ट्राइबल्स थे जिनका जंगल पर ही पूरा जीवन था। एंड नॉट ओनली,
अ पैनोरामिक और सीनिक व्यू फॉर रिक्रिएशन, यह भी मिलता है जंगल के किसी भी एरिया में चले जाइए। हिंदुस्तान में बहुत सारे जंगल हैं, हम आगे देखेंगे भी कहाँ कहाँ हैं। आप उनमें से किसी भी जगह जाइए, बड़ा खूबसूरत लगता है। Not only that, one more importance is there, that is it controls wind force, temperature and causes rainfall. It provides humus to the soil and shelter to the wildlife. जानवरों को रक्षा देता है, जानवरों को जगह देती है। मिट्टी के अंदर जो ह्यूमिडिटी है, ह्यूमस है, उसके अंदर जो पैदावार के लिए फर्टिलिटी है, उसको बढ़ाने का काम करती है। नेचुरल वेजिटेशन इन इंडिया has undergone many changes due to several factors such as the growing demand for cultivated land, development of industries and mining, urbanization and overgrazing of portion। इसके कारण बहुत सारा नेचुरल वेजिटेशन जो है इंडिया में वो बहुत बुरी तरह से ओवर एक्सप्लॉइटेड हुआ है। बहुत सारे जंगल के एरिया ऐसे हैं जहां पर आप देखोगे तो वहां इंडस्ट्रीज, माइंस लगाए गए हैं। आप ऐसे भी एक एग्जांपल याद होगा, मुझे क्लास 8 का याद आता है जब हम इंडस्ट्रीज पढ़ रहे थे हिस्ट्री की बुक में। वहां पर जमशेदपुर में जो आयरन एंड स्टील प्लांट लगाया गया, वहां आप कभी ध्यान से देखो तो वो जंगल का इलाका था। देयर वर ट्राइबल्स दोज हु वर लिविंग, एंड लेटर ऑन टाटा उन्होंने पूरा का पूरा उस जंगल को साफ करके एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री लगाया। नाउ दिस इज अगेन इन अ वे पूरा का पूरा नेचुरल वेजिटेशन ही खराब हो गया। ये बात अलग है कि हम डेवलपमेंट के नाम पर बहुत सारी चीजों को बात कर रहे होते हैं, but then also in some way it is destroying our vegetation also. Now here types of vegetation हमारे पास 5 types हैं as per our book. One is tropical evergreen forest, second one is tropical deciduous forest, third one is tropical thorn forest and shrubs, montane forest and mangrove forest. हम इन पांचों को मैप में देखें अगर, तो ये हमारे पास एरिया है। ये येलो एरिया जो हमारे पास है यहाँ, और ये अरुणाचल का एरिया एंड सिक्किम का एरिया, ये हमारा माउंटेन फॉरेस्ट है। उसके बाद से ये जो राजस्थान और गुजरात का, पश्चिमी गुजरात का एरिया लगभग अहमदाबाद के पास से कटता हुआ सा एरिया है, ये पूरा का पूरा एरिया, ये हमारा जो है ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट है। मिड ऑफ इट जो हमारे पास है, ये पंजाब का एक पतला, हिमाचल और पूरा उस यूपी, बंगाल टू एन एक्सटेंट, देन होल ऑफ बिहार, झारखंड एंड सो ऑन, हम इसे जो है ट्रॉपिकल डिसूडियस फॉरेस्ट में ले रहे होते हैं। इसी तरह करके महाराष्ट्र का और आंध्रा, कर्नाटका के आसपास का पूरा एरिया है, ये भी हमारा ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट के एरिया में आ रहा होता है। उसी तरह करके हम इस एरिया को देखें, ये लगभग मुंबई से वेस्टर्न घाट माउंटेन्स के लगभग पैरेलल चलता हुआ, और ईस्टर्न घाट में थोड़े से एरिया है, उड़ीसा का है, बंगाल का एरिया है। ये हमारा पूरा का पूरा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, पूरा आसाम, मिजोरम, नागालैंड, ये सारे के सारे हमारे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में आते हैं। नेक्स्ट वन इज आवर डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स जो हम समझना चाहेंगे कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या है, ट्रॉपिकल डिसूडियस फॉरेस्ट क्या है। तो हम फर्स्ट वन लेते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है ये हैवी रेनफॉल का एरिया है, जो कि नॉर्मली आप देखो वेस्टर्न घाट्स, आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार एंड अपर पार्ट ऑफ असम एंड तमिलनाडु कोस्ट, यहाँ पाया जाता है। हम जिसकी बात कर रहे हैं वो ये पूरा एरिया है, ये है, फिर ये आसाम, अपर आसाम, और ये पूरा उड़ीसा एंड बंगाल का एरिया, वेस्टर्न घाट का, ये सारा का सारे एरिया के हम बात कर रहे हैं। बार बार ये मैप तो मैं नहीं ला पाऊंगा, but then also this is the same. They grow in an area of 200 centimeter of rainfall with a short dry season. Very short dry season रहता है, और लगभग 200 सेंटीमीटर से ज्यादा की बारिश पूरे साल में होती है। In this area, the tree reach a great height of 60 meter or even above. These forests have rich vegetation of all kind, that is trees, shrubs and creepers, which give it a multi-layered structure since the region is warm and wet throughout the year. The forest appear green all the year around because there is no definite time for trees to shed their leaves. आप इस एरिया में जिसको हिंदी में सदाबहार वन कहते हैं वो मिलेंगे, क्योंकि यहाँ जंगल में जो पेड़ हैं वो लगातार सालों भर अपने पत्ते गिराते रहते हैं और नए पत्तों को उन पर आते रहते हैं। इसलिए आपको इस एरिया में लगातार जंगल जो है हरा ही दिखेगा। जैसे आप कभी भी ठंडी के मौसम में देखेंगे बहुत सारे ऐसे शीशम के पेड़ होते हैं जिनको एकदम
सिर्फ जो है वो ठूंठ जैसे यानी सिर्फ लकड़ियां उसमें बची दिखेंगी। फिर उसके बाद से जो जो मौसम होली का बढ़ता जाएगा आप पत्तों को निकलते देखेंगे, तो उस तरह का इस एरिया में नहीं मिलेगा। यहाँ सालों भर आपको पेड़ पर पत्ते मिलेंगे। इस एरिया में कमर्शियल इंपॉर्टेंट ट्रीज आर forest of ebony, mahogany, rosewood, rubber and cinchona. Similarly, common animals जो इस एरिया में पाए जाते हैं उनमें से एलिफेंट है, मंकी है, लेमूर है, डियर है, बहुत सारे चिड़िया जिसमें बैट, स्लॉथ बियर, स्कॉर्पियन, स्नेल्स, ये भी इस एरिया में पाए जाते हैं। नेक्स्ट वन इज आवर ट्रॉपिकल डिसूडियस फॉरेस्ट। इस एरिया की अगर हम बात करें तो ये बहुत बड़ा एरिया हिंदुस्तान में फैला हुआ जंगल का एरिया है। ये मॉनसून फॉरेस्ट भी कहलाता है। यहाँ लगभग 200 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर के बीच में बारिश होती है साल भर की बात अगर हम कर रहे हो तो। इस एरिया में जो पेड़ हैं, जिसके मैंने शीशम का एक एग्जांपल लिया था अभी इसके पहले वाले में, यानी ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में, उस वाले का जो एग्जांपल था उसी तरह की इस एरिया में वो पेड़ पाए जाते हैं, इन जंगलों में पाए जाते हैं, जो कि 6 से 7 हफ्ते तक उनका ड्राई रहता है, पत्तों को वो शेड कर देते हैं एंड आफ्टर दैट अ न्यू ग्रीन लीव्स आर देयर। तो यहाँ पर आपको सदाबहार जंगल नहीं मिलेंगे। इन फॉरेस्ट में दो तरह का मिलेगा आपको, एक मिलेगा मॉइस्ट डिसिडियस फॉरेस्ट, सेकेंड वन मिलेगा आपको ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट। अगर मॉइस्ट डिसिडियस फॉरेस्ट की हम बात करें तो इस एरिया में जो मॉइस्ट डिसिडियस फॉरेस्ट है वहां पर जो रेनफॉल है वो 200 टू 100 सेंटीमीटर के बीच में साल भर का होता है। ये जो है आप ईस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री दैट इज नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स अलोंग विद द फुट हिल्स ऑफ हिमालय, झारखंड, वेस्ट ओडिशा, छत्तीसगढ़ और ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट जो है यहाँ पर मिल जाएंगे। टीक इसमें सबसे डोमिनेंट स्पीसीज ऑफ फॉरेस्ट है। कमर्शियली इंपॉर्टेंट जो स्पीसीज हैं वो है बैम्बू, सॉल, शीशम, सैंडलवुड, खैर, कुसुम, अर्जुन और मलबरी। अगर ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट की बात करें तो यहाँ पर बारिश जो है 100 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर के बीच में होता है। ये एरिया मैक्सिमम जो है प्रेजेंट जो है रेनियर पार्ट जो है वो पेनिनसुलर प्लेटो है, प्लेन्स ऑफ बिहार है, उत्तर प्रदेश है। यहाँ बहुत बड़ा एरिया ऐसा है जहाँ पर टीक, साल, पीपल, नीम ये मिल जाएंगे आपको। अगर लार्ज पार्ट ऑफ द रीजन जो है ये क्लियर किया जा चुका है जंगल को, जहाँ पर खेती की जाती है, जानवरों के ग्रेजिंग के लिए चारागाह बनाया हुआ है। कॉमन एनिमल्स जो कि लॉयन, टाइगर, पिग, डियर एंड एलिफेंट वो इस जगह पर पाए जाते हैं। बहुत अलग तरह की पक्षी मिलते हैं, लेजर्ड, स्नेक, टॉर्टॉइस वो भी इस एरिया में पाए जाते हैं। द थर्ड वन इज ट्रॉपिकल थ्रॉन फॉरेस्ट एंड श्रब्स। इस एरिया में 70 सेंटीमीटर से भी कम की बारिश होती है। नेचुरल वेजिटेशन जो यहाँ मिलेगा वो थ्रोनी ट्रीज हैं, बुशेज हैं, acacias, palm, euphorbias and cacti are the main plant species. Trees are scattered and have long roots penetrating deep into the soil to get moisture. चूंकि यहाँ पर पानी कम होता है तो लंबे जड़ों वाले पेड़ पौधे मिलेंगे। The stems are skimmed to conserve water. Leaves are mostly thick एंड स्मॉल टू मिनिमाइज इवोपरेशन। छोटे पत्ते मिलेंगे, मोटे पत्ते मिलेंगे, लेयर मोटा होगा ताकि कम से कम इवोपरेशन हो। जो कॉमन एनिमल्स आपको यहाँ मिलेंगे वो है रैट्स, माइस, रैबिट, फॉक्स, वुल्फ, टाइगर, लायन, वाइल्ड एस, हॉर्सेस एंड कैमल्स। द नेक्स्ट वन इज आवर माउंटेन फॉरेस्ट। माउंटेन फॉरेस्ट जो है have a succession of natural vegetation belt in same border as we see from the tropical to tundra region. Between height of 1000 to 2000 meters, wet temperate type of forest containing evergreen for broad-leaf trees such as oak and cashew nuts are predominant. Between 1500 to 3000 meters, temperate forest containing coniferous trees like pine, deodar, silver fir, spruce and cedar are found. At higher elevation और ऊंचाई पर जाएं तो टेम्परेट ग्रासलैंड्स आर कॉमन, और उससे भी अगर हायर एल्टीट्यूड पर चले जाएं मोर देन 3600 मीटर अबव सी लेवल तो अल्पाइन वेजिटेशन फाउंड विच हैव सिल्वर फर, जुनिपर्स, पाइन्स एंड birches ट्रीज कॉमन आर देयर। और जहां पर बर्फ की लाइन शुरू होती, जहां से बर्फ शुरू होता है वहां स्ट्रब्स और बहुत थोड़ी सी अल्पाइन ग्रास लैंड आपको मिलेगी, जो कि नॉर्मली हमारे देश में नोमैडिक ट्राइब्स जो गुज्जर्स हैं, बकरवाल्स हैं, वो अपने जानवरों को चराने के काम में लाते हैं। एट हायर एल्टीट्यूड मोजेस एंड लाइचन्स आर पार्ट ऑफ टुंड्रा वेजिटेशन। जो कॉमन एनिमल आपको इस एरिया में मिलेगा, खासतौर से चूंकि हमारे देश में कश्मीर और अरुणाचल और सिक्किम के एरिया में, इसलिए आपको कश्मीरी स्टैग मिल जाएंगे, स्पॉटेड डियर मिल जाएंगे,
जंगली जो शिप हैं वो मिलेंगे, जैक रैबिट मिलेगा, तिबेटियन एंटेलोप मिलेगा, याक, स्नो लेपर्ड, स्क्विरल, शैगी हॉर्न, वाइल्ड आइबेक्स, बियर, रेयर रेड पांडा, शिप एंड गोट्स विथ थिक हेयर, ये सारे के सारे आपको यहाँ मिल जाएंगे। हम अगर अगली बात करें मैनग्रोव फॉरेस्ट की, तो इस एरिया में जो फॉरेस्ट है ये फाउंड these forests are found in the areas of coast influenced by tides where mud and silt get accumulated। आप इस मैंग्रोव को आपको देखना हो तो सबसे शानदार एरिया जो है हमारा सुंदरबन का जंगल है, जो हुगली के आसपास का है, कलकत्ता के पास आपको मिलेगा, इन नियर बे ऑफ बंगाल। Dense mangroves are common varieties with roots of the plant submerged underwater. These are deltas of Ganga, the Mahanadi, the Krishna, the Godavari, and the Kaveri. Ganga Brahmaputra ka delta Sundari trees are found which provide durable hard timber. Palm, coconut, keura, agar also grow in the same part of delta. रॉयल बंगाल टाइगर ये सबसे फेमस एनिमल है जो कि इस एरिया में पाया जाता है। इसके अलावा टर्टल्स मिल जाएंगे, क्रोकोडाइल्स मिल जाएंगे, घड़ियाल मिल जाएंगे, सांप बहुत सारे तरह के मिल जाएंगे जो कि इस एरिया में हमारे देश में पाए जाते हैं। ये तो हुआ टाइप्स ऑफ वेजिटेशन। अब अगर हम बात करते हैं अगले टॉपिक की, तो वो हमारा है वाइल्ड लाइफ। अब वाइल्ड लाइफ में अगर हम चलें तो इंडिया में लगभग 2000 तरह के पक्षी मिलते हैं जो कि पूरी दुनिया का 13% कंस्टिट्यूट करता है। इसके अलावा 2546 स्पीसीज ऑफ फिश हैं जो कि पूरी दुनिया के 12% वर्ल्ड स्टॉक को कंप्लीट करते हैं। इसी तरह करके एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स और मैमल्स जो हैं ये 5 से 8% के बीच में पूरी दुनिया के हमारे देश में पाए जाते हैं। एलिफेंट जो कि हॉट वेट फॉरेस्ट में पाया जाता है वो असम, कर्नाटका और केरला में पाया जाता है। वन हॉर्न एक सींग वाला जो राइनोसोरस है वो स्वैम्पी और मार्शी या लैंड्स में रहता है जो कि वेस्ट बंगाल और असम में पाया जाता है। रन ऑफ कच्छ जो कि गुजरात में है वहां पर वाइल्ड एस मिल जाएंगे आपको। कैमल्स आपको मिलेंगे थार के डेजर्ट में। इंडियन बाइसन, नीलगाय, ब्लू बुल जिसे कहते हैं, चौसिंघा जो फोर हॉर्न एंटलॉप है वो, गेजल और बहुत तरह के और भी जो डियर हैं या हिरण हैं वो आपको इंडिया में मिल जाएंगे। नेक्स्ट वन जो हमारे पास है उसी तरह करके कि इन सभी जानवरों के लिए अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें और भी हैं, जैसे गिर का जंगल गुजरात में है। यहां पर दुनिया के दोनों तरह के टाइगर और लॉयन दोनों मिलते हैं। और गुजरात का जो गिर है वो लॉयन के लिए बहुत ही एक नेचुरल हैबिटेट है। उसी तरह करके टाइगर जो हैं वो पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। उसके अलावा सुंदरबन जो है जो वेस्ट बंगाल में है वहाँ हिमालयन रीजन में भी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। हिमालय जो है वो बहुत तरह के जानवरों को भी अपनी जगह देता है क्योंकि वहाँ पर बहुत ठंडी है, तो बहुत दूसरे तरह के जानवर वहाँ मिल जाते हैं। लद्दाख जहाँ फ्रीजिंग हाई एल्टीट्यूड है वहाँ पर याक आपको मिलेंगे, शैगी हॉर्न वाइल्ड ऑक्स मिलेंगे जो कि लगभग 1 टन के आसपास के होते हैं। तिब्बतियन एंटेलोप मिलेंगे, ब्लू शिप मिलेगा, वाइल्ड शिप मिलेगा, तिब्बतियन वाइल्ड एस मिल जाएंगे, द आइबैक्स, बियर, स्नो लेपर्ड और रेयर रेड पांडा भी जो है कुछ एरिया में हिमालयन रीजन में मिलते हैं। हमारे देश में बहुत सारे रिवर्स, लेक्स, कोस्टल एरियाज हैं जहां पर टर्टल, क्रोकोडाइल्स, घड़ियाल्स भी मिलते हैं। इसके अलावा बर्ड्स मिलेंगे जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारा पीकॉक है, फिजेंट्स हैं, डक्स हैं, पैराकीट्स हैं, क्रेन्स हैं, पीजन्स हैं, आर सम ऑफ द बर्ड्स इनहैबिटिंग द फॉरेस्ट एंड वेटलैंड्स ऑफ आवर कंट्री। इस तरह के जानवर हैं, इस तरह का फ्लोरा है, इस तरह के फौना है, लेकिन कभी आपने ये ध्यान दिया क्या हम इनकी रक्षा कर पाते? नहीं, हम इनको बचाने के लिए नहीं है। हमारा तो आज भी मन करता है कि मौका मिले तो हम भी राजाओं की तरह जो है कहीं शिकार पे निकल जाएं, किसी को मार दें, किसी जानवर का शिकार करें, उसके सर को काटें, अपने घर के जो है ड्राइंग रूम में सजाएं, लोगों को दिखाएं कि ये हमारे पास जो है लॉयन का स्किन है। इस तरह की चीजें दिखावे में हम बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं, लेकिन इसका नतीजा क्या होता है? इसका नतीजा सिर्फ इतना होता है कि इन जानवरों, इन फ्लोरा, इन फौना सबको बहुत नुकसान होता है। तो कहीं ना कहीं इन फ्लोरा और फौना को हमें कंजर्व करना चाहिए। इसीलिए जो एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन हमारे प्लांट और एनिमल रिसोर्सेज का हमारे देश में हो रहा है, कहीं ना कहीं इससे हमारा इकोसिस्टम पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गया है।
इनको बचाना चाहिए। हमारे देश में अभी 1300 से ज़्यादा प्लांट स्पीसीज हैं जो इंडेंजर्ड हैं, जो कभी भी समाप्त हो सकते हैं। 20 से ज़्यादा स्पीसीज हैं जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, और कुछ तो ऐसे हैं जो इंडेंजर्ड हैं, कुछ ऐसे हैं जो लगभग एक्सटिंक्शन के कगार पे हैं, कभी भी लास्ट कुछ बचे हुए हैं। Causes of this threat are hunting by greedy hunters for commercial purposes, pollution due to chemical and industrial waste and acid deposit, introduction of alien species, reckless cutting of forest to bring land under cultivation and inhabitation. अगर आप देखो तो बहुत सारे शिकारी जानवरों को मारकर उनके शरीर खाल का, उनके दांत का इस्तेमाल करते हैं। ये एक बड़ा नुकसानदायक चीज है जिसके कारण हमारे देश में बहुत सारा फौना खत्म होता चला जा रहा है। पॉल्यूशन है जिसके कारण बहुत सारे जानवर अगली पीढ़ी, अगली जनरेशन को पैदा ही नहीं कर पाए। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे एलियन स्पीसीज, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वो एलियंस की हम नहीं बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ का मतलब हुआ कि जो पेड़ पौधे हमारे देश में नहीं उगते हैं उनको भी हमारे देश में जो है पैदावार करने की कोशिश की जा रही है, जिसके कारण बहुत सारा जो है नुकसान हो रहा है। सिमिलरली आप देखो, गवर्नमेंट ने कई स्टेप्स लिए हुए हैं इन फ्लोरा और फौना को प्रोटेक्ट करने के लिए। गवर्नमेंट ने 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स को सेटअप किया हुआ है ऑल ओवर इंडिया ताकि फ्लोरा और फौना को बचा सकें। फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंस इज प्रोवाइडेड टू मेनी बॉटनिकल गार्डन्स बाय द गवर्नमेंट सिंस 1992। फिर उसके बाद से प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट राइनो, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बास्टर्ड एंड मेनी अदर इको डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड। 89 नेशनल पार्क्स हैं, 490 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, जियोलॉजिकल गार्डन्स हैं जो कि नेचुरल हेरिटेज को बचाने की कोशिश के लिए लगाए गए हैं। Sundarban in the West Bengal, Nanda Devi in Uttarakhand, and Gulf of Mannar in Tamil Nadu, and the Nilgiris, Kerala, Karnataka, and Tamil Nadu have been included in the World Network of Biosphere Reserves. हमारे पास कुछ लिस्ट हैं बायो रिजर्व्स के, जैसे एक रिजर्व हमारे पास सुंदरबन जो कि वेस्ट बंगाल में है, सिमलीपाल उड़ीसा में है, गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु में है, देहांग और दिबांग अरुणाचल प्रदेश में है, नीलगिरीज इन साउथ इंडिया इन स्टेट्स ऑफ तमिलनाडु एंड कर्नाटका एंड केरला में है, दिब्रू सैखोवा अरुणाचल प्रदेश में है, नंदा देवी उत्तराखंड में, अगस्त्यमलाई केरला और तमिलनाडु में, नोक्रेक मेघालय, कंचनजंगा सिक्किम, ग्रेट निकोबार बे ऑफ बंगाल में, पंचमरी मध्य प्रदेश में, मानस आसाम में और अचनकमार अमरकंटक छत्तीसगढ़ में। ये हमारे कुछ बायो रिजर्व्स हैं, लगभग 14 बायो रिजर्व्स हैं जिनके बारे में है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनको आपको जरूर जानना चाहिए, जो कि डू यू नो के कैप्शन में आता है। द वर्जिन वेजिटेशन विच आर प्योरली इंडियन आर नोन एज एंडेमिक और इंडिजिनस स्पीसीज, but those which have come from outside India are termed as exotic plants. हमारे देश में जो खुद ब खुद वेजिटेशन अपने आप कई हजार वर्षों से है, हम उन्हें वर्जिन वेजिटेशन में कहते हैं, और जो बाहर से स्पीसीज लाई गई हैं उन्हें हम एग्जॉटिक प्लांट्स कहते हैं। According to India State of Forest Report 2011, the forest cover in our country is 21.05%. Wildlife Protection Act was implemented in 1972 in India to protect wildlife. और गीर का जो फॉरेस्ट जो कि गुजरात में है, that is the last remaining habitat of Asiatic lion. This is all in this particular chapter. If you are going to ask if you are having any problem, we can have it. I have already promised in my last video that we will have a map of all the things, all the map work that is given by CBSE. I will have another video on that. Need not to worry about, within 3 or 4 days, and that will be given to you. Thank you all for watching my video, and if you haven't subscribed my channel, then please do it and press the bell icon to get notifications. Once again, thank you. Namaskar. Jai Hind.